दोस्तों नमस्कार। इस समय पूरी दुनिया में ईरान युद्ध की चर्चा है और पूरी दुनिया उससे प्रभावित है। भारत 145 करोड़ का देश, हमारे पे क्या प्रभाव पड़ा है इसकी आज हम चर्चा करेंगे और क्यों प्रभाव पड़ा है। हमारी नीतियां कहां कमजोर रह गई कि हमें बहुत ज्यादा इसका असर पड़ रहा है। दुनिया में असर पड़ेगा लेकिन उनकी आबादी कम है, उनके संसाधन, उनके दोस्त अलग हैं, हमारी मजबूरियां अलग हैं। लेकिन जब आप सरकार चुनते हैं या सरकार में होते हैं तो आपको ग्राउंड रियलिटी को समझ के ही तैयारी करनी पड़ती है। तब हम ये नहीं कह सकते कि साहब हम क्या करें, ये साधन हमारे पास नहीं थे या हमें लोगों ने साथ नहीं दिया। ये सब हिस्सा जो होता है ना, ये सब पार्ट ऑफ प्लानिंग होता है। इसीलिए आज जो मैं आपसे चर्चा करने वाला हूं वो बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है। सबसे पहली बात आज हम ये देखेंगे कि एक तरफ जब हम ये कह रहे हैं कि ट्रंप साहब ने क्या गलतियां करी, इजराइल ने क्या गलतियां करी, दुबई में क्या प्रॉब्लम्स आ गई, उन्होंने क्या गलतियां करी, तो हमें अपने घर को भी देखना होगा, अपने देश को भी देखना होगा कि हमने क्या गलतियां करी जिसके कारण हमारे पे असर हो रहा है। तब आप कहेंगे कि नहीं जी हमारे पे तो असर हो नहीं रहा। मैं आपके सामने दो आंकड़े रख रहा हूं जिससे आपको बहुत सारी स्थिति समझ में आ जाएगी। कहने से या आपके और मेरे मानने या ना मानने से कुछ नहीं होता है दोस्तों। हमें आंकड़ों पे और तथ्यों के आधार पे बात करनी होगी और इसी चैनल का पर्पस यही है कि जब भी हम बात करते हैं हम तथ्यों के आधार पे करते हैं। इसीलिए आपसे निवेदन है कि इस वीडियो को अंत तक देखिएगा और इस वीडियो को सब्सक्राइब करिए, इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपके सामने और भी जो तथ्य हैं इस लड़ाई से संबंधित, इस देश से संबंधित, बाकी नीतियों से संबंधित तथ्यों के आधार पे हम यहाँ पे चर्चा करते हैं। और इसीलिए बहुत सारे दोस्त ये कहते हैं कि हमें ऐसा एनालिसिस और कहीं नहीं मिलता। तो उसी परंपरा को हम आगे बढ़ाते हुए आज चर्चा करेंगे कि ईरान से मोदी सरकार में क्या कमजोरियां रही, वो चीजें उजागर हो गई। अब आप ये बोलेंगे कि मोदी सरकार आप क्यों कह रहे हो, अब भारत सरकार आपको कहना चाहिए। देखिए, जब आप तीसरी बार सरकार में आते हैं, जब आप क्रेडिट लेते हैं किसी भी चीज का, तो अगर कुछ गलत होता है तो उसका सामना भी आप ही को करना होगा। अभी तक हम ये मानते थे कि साहब कांग्रेस ने गलतियां करी, उसका खामियाजा हमें उठाना पड़ रहा है। बिल्कुल सही, लेकिन 12 साल से तो आप सत्ता में हैं। 12 साल के अंदर कौन सी ऐसी चीजें थी जिनमें सुधार हो सकता था लेकिन हम लोगों ने नहीं किया, उसको भी हमें देखना पड़ेगा। और साथ ही साथ इस देश में चुनौतियां बढ़ेंगी घटेंगी नहीं। तो आप अगर ये कह रहे हैं कि कल तक सब ठीक था तो आगे भी ठीक रहेगा, ये भी उचित नहीं है। इसीलिए हम कुछ चीजों को आंकड़ों के साथ देखते हैं। जब से ईरान युद्ध शुरू हुआ है ना दोस्तों, रुपया करीब 3.5% गिरा है। आप ये देख लीजिए कि 28 तारीख को जब ये युद्ध शुरू हुआ है उसके बाद लगातार हम 94 पे पहुंच गए, 3.5%। कहां हम बात कर रहे थे कि साहब 88 के आसपास है, 87 के आसपास है। ऑन एन एवरेज रुपया करीब 3.5% साल में गिरता है। यहां पे एक महीने में रुपया 3.5% गिरा है। जब 1 रुपया गिरता है, भारत के ऊपर 72,000 करोड़ रुपए का बोझ बढ़ जाता है। आप ये मान के चलिए, आपने विदेशी लोन भी लिए हुए हैं, उनका ब्याज भी चुकाना है, आपको तेल भी खरीदना है, आपको करीब 700 अरब डॉलर का माल खरीदना है। 1 रुपए का फर्क आता है तो आप मान के चलिए कि इस देश पे 72,000 करोड़ की लायबिलिटी बन जाती है। इसका मतलब बगैर कुछ किए, ना हमने कुछ एक्स्ट्रा खरीदा ना कुछ और किया, जस्ट ईरान वॉर के कारण जिस तरह से भारत का रुपया गिरा है, हमने ऑलरेडी 2 लाख करोड़ के ऊपर की लायबिलिटी अपने ऊपर ले ली है। मतलब हमारे ऊपर बोझ बन गया है। दूसरी तरफ हम ये देखते हैं कि तेलों के दाम ऑलमोस्ट डबल हो गए। 60-65 के आसपास चलता था, अब जाके तेल पहुंच गया 110। एक तरफ रुपया कमजोर और तेल के दाम ज्यादा बढ़ रहे हैं। इसका मतलब जो पहले हम
चीज 80, 82, 85 रुपए में खरीदते थे, आज उसी काम के हमें 94, 95 रुपए देने पड़ेंगे। उतना ही तेल मिलेगा लेकिन कीमत ज्यादा नहीं पड़ेगी क्योंकि हमारा रुपए गिर गया है। अब ये दो चीजें क्या होती हैं दोस्तों, एक तो ये होता है डिमांड सप्लाई, लेकिन जो करेंसी होती है ये आपकी अपनी आंतरिक जो आर्थिक व्यवस्था है उसको बताती है। अगर हमारा मेक इन इंडिया स्ट्रांग होता और हमारा एक्सपोर्ट मजबूत होता तो ये रुपया नहीं गिरता। इसका मतलब भारत की जो अर्थव्यवस्था है वो आयात ओरिएंटेड है, मतलब इंपोर्ट डिपेंडेंट है, हम एक्सपोर्टर नहीं हैं। हम बहुत बड़ी गलतफहमी में है कि हमने 50 बिलियन का एक्सपोर्ट कर दिया। जितना हम एक्सपोर्ट कर रहे हैं उसमें आयात करीब 60 से 70% होता है। तो हमारे हाथ में तो सिर्फ मजदूरी बचती है, बाकी पैसा वापस चाइना चला जाता है। इस बात को भी आपको समझना होगा। इन सब मुद्दों पे आज हम चर्चा करेंगे, इसीलिए थोड़ा सा धैर्य रखिएगा, हो सकता है वीडियो थोड़ा सा लंबा हो। हमारा सबसे बड़ा, मेरा पूरा अप्रोच क्या है इस प्रेजेंटेशन में वो मैं आपके सामने रख देता हूं। ईरान वॉर डिड नॉट क्रिएट इंडियाज प्रॉब्लम। ईरान ने हमारे लिए समस्याएं नहीं खड़ी करी हैं, इस बात को समझना होगा। ईरान लड़ाई ने हमारी जो कमजोरियां थी उनको उजागर किया है। ईरान ने हमारे पे कोई आक्रमण नहीं किया, हमारा कोई नागरिक ईरान के हथियार से यहां पे नहीं मरा, ना अमेरिका ने बॉम्ब डाले, ना इजराइल ने। लेकिन इस लड़ाई ने यह बता दिया कि भारत, जो अभी तक हम मानते थे एक ताकतवर देश है, उसकी कमजोरियां भी हमारे सामने आ गई और इसको समझना बहुत जरूरी है। 145 करोड़ का देश है तो आप ये नहीं कह सकते कि हम सब ठीक है। हम ये बोलते थे भारत में सब कुछ ठीक चल रहा है, अर्थव्यवस्था अच्छी चल रही है, एफिशिएंट एंड स्टेबिलिटी, जब दुनिया में कोई टेंशन नहीं है, हम मजे से हैं, सब ठीक चल रहा है क्योंकि सबको खाने को मिल रहा है, सबके पेट्रोल डीजल मिल रहा है, गैस मिल रही है, वैक्सीन मिल रहा है, सब ठीक चल रहा है। लेकिन जैसे ही दुनिया में माहौल बदलता है, वी आर फ्रेजाइल इन एक्सटर्नल शॉक। जैसे ही हमारे आसपास का मूवमेंट या वातावरण बदलता है, हमारे यहां घबराहट शुरू हो जाती है। इसका मतलब हमारी जो अर्थव्यवस्था है वो झटके झेलने की आदत में नहीं है क्योंकि हमारे यहां आंतरिक कमजोरियां हैं। जब तक, जैसे कहते हैं ना कि ताश के पत्तों का घर बना रहेगा, वो तब तक बना रहता है जब तक हवाएं नहीं चलती। जब हवा चलती है तो सब पत्ते उड़ जाते हैं। मैं ये नहीं कह रहा कि हमारे यहां सब कुछ कमजोर है, लेकिन जो कमजोरियां हैं उसको समझना जरूरी है। सबसे पहले हम अपने देश की करीब 85% जो जरूरतें हैं तेल की वो आयात करते हैं। तो हमें तो ये मान के रखना पड़ेगा कि हम एक देश के भरोसे नहीं रह सकते। अब हॉर्मुज के अंदर प्रॉब्लम है, वहां से हमारा तेल आता है, गैस आती है, मान लिया वो सस्ती आती थी, लेकिन हमें अब ये सोचना पड़ेगा कि अगर इस तरह के हालात दुनिया में बदलते रहे, कोई हमारा दोस्त है, कल को वो नहीं हथियार दे रहा, कल को वो गैस नहीं दे रहा, उनकी अपनी मजबूरियां हैं। पूरी दुनिया भारत के लिए नहीं जी रही है, पूरी दुनिया अपने हितों के लिए जी रही है। हमें भी अपने हित साधने हैं, लेकिन कैसे साधने हैं इस पर दोबारा सोचना होगा। इसका मतलब आपका 40 से 45% क्रूड के दाम बढ़ गए, आपका रुपया कमजोर हो गया, दोनों चीजें मिलकर आपके भारत में महंगाई बढ़ेगी। इसका मतलब इंडिया नेवर बिल्ड एनर्जी सिक्योरिटी बफर। हमारे पास बफर नहीं है क्योंकि आज भी अगर हम देखें तो 85% जो हमारी जरूरतें हैं वो आयातित हैं और ज्यादातर जो हमारे इंपोर्टर्स हैं, जहां से हम तेल लाते हैं, जो हमें तेल देते हैं, वो हॉर्मुज के आसपास, ईरान है, दुबई है, कतर है, बहरीन है, कुवैत है, हम यहां सबसे लेते हैं। आज वहां पे गेट लग गया है, ईरान ने कहा हम जाने नहीं देंगे, हमारे लिए समस्याएं हो गई। हमने रशिया से लेना शुरू किया क्योंकि उन्होंने सस्ता देना शुरू किया। अगर मान लीजिए हम रशिया से नहीं ले रहे थे तो हम कहां से ले रहे थे? हम इन्हीं देशों से ले रहे थे। हमारी हालत और भी ज्यादा खराब हो जाती। अब हमें नाइजीरिया की तरफ, गयाना की तरफ, दुनिया में जितने देश हैं उन सब की तरफ देखना पड़ेगा कि तेल कहां से मिले। इसका मतलब जो रिजल्ट है कि जब भी एक्सटर्नल वॉर होगा तो हमारा जो डोमेस्टिक शॉक है, जो हमारी घरेलू जरूरतें हैं,
उनमें उथल पुथल होगी। ये मार्केट फेलियर नहीं है, बाजार तो आज भी दे रहा है। यह हमारा पॉलिसी डिजाइन वल्नरेबिलिटी है कि हमारी तेल नीति, हमारी ऊर्जा नीति क्या है इस देश की। आज भी अगर हम 85% निर्भर हैं और इस देश की आबादी बढ़ेगी तो निर्भरता बढ़ेगी। हम उसके लिए क्या कर रहे हैं? भारत में हम आत्मनिर्भरता की बात कर रहे हैं, लेकिन जब एनर्जी की बात आती है हम आत्मनिर्भरता की बात नहीं करते। तो हमें क्या करना होगा? क्या न्यूक्लियर पावर पे टाइम लगाना होगा, चाहे सोलर पे करना होगा, बाकी तरीकों पे काम करना होगा? क्या हमें पता नहीं है? क्या 12 साल में भारत सरकार को पता नहीं है कि हमें न्यूक्लियर एनर्जी बढ़ानी चाहिए और तेजी से बढ़ानी चाहिए? तो बहुत सारी चीजें हैं जो 12 साल में सरकार करती तो आज वो सब, अगर पावर प्लांट न्यूक्लियर के शुरू हो गए होते तो इतनी मजबूरियां हमारी नहीं होती। क्या हमें ईवी को और तेजी से आगे बढ़ाना चाहिए? क्योंकि अगर हमारे पास पेट्रोल नहीं है और हम सूर्य से या हवा से बिजली बना सकते हैं या हाइड्रो पावर बना सकते हैं या कोल बेस्ड पावर प्लांट बना सकते हैं, तो क्या हमें तेजी से ईवी पे काम करना चाहिए? और अगर हम ईवी पे काम कर रहे हैं तो फिर हम क्या उनकी एक्साइज ड्यूटी कम कर सकते हैं? क्योंकि ये जरूरतें होती हैं देखने की। आप टैक्स कलेक्शन के लिए एक्साइज रखिए, लेकिन जब आपका सर्वाइवल स्टेक पे है, क्या जब से ईरान वॉर शुरू हुआ उसके बाद भी तो हजारों गाड़ियां बिकी होंगी? क्या भारत सरकार ने यह कहा कि जो भी आदमी डीजल पेट्रोल की गाड़ी ले रहा है, हम कहते हैं आप ईवी लीजिए? और मैंने भारत सरकार को एक प्रपोजल दिया था कि हिंदुस्तान में सारे ईवीज के जो चार्जिंग पॉइंट हैं, जैसे मोबाइल में है, एक कॉमन डिजाइन होना चाहिए चार्जिंग पॉइंट का। हर कंपनी का अपना चार्जिंग पॉइंट है, ये अपने आप में एक सिरदर्दी। और ये चिट्ठी मैंने पीएमओ को डाली है, उसको भी मैंने सोशल मीडिया पे भी शेयर किया था, लेकिन अभी तक उस पर कोई कार्रवाई होती दिख नहीं रही है, और इस बात को हो गए 3 महीने। तो कहने का मतलब यह है कि हम अपने देश की प्लानिंग ही ढंग से नहीं कर रहे हैं, तो कमजोरियां तो सामने नजर आएंगी। दूसरा, हम रिएक्टिव हैं, प्रोएक्टिव नहीं है इन आवर इकोनॉमिक गवर्नेंस। जब आग लगती है तब हम भागते हैं कि क्या हो गया। जब हमें पता है कि हमारे यहां पे स्थितियां कमजोर हैं, स्थिति और नाजुक हो सकती है। कहने का मतलब, आरबीआई फोर्स टू इंटरवीन हेवीली इन बॉन्ड मार्केट, गवर्नमेंट कंसिडरिंग एक्सपोर्ट रिस्ट्रिक्शन आफ्टर क्राइसिस बिगिन। हम एक्सपोर्ट रिस्ट्रिक्शन की बात कर रहे हैं। आज की तारीख में हर चीज को हम रिएक्टिव वे में लेते हैं। हम इंपोर्ट करते हैं तो हमें नहीं पता कब सरकार रोक देगी, कस्टम ड्यूटी बढ़ा देगी। हम एक्सपोर्ट करते हैं, बाजार बनाते हैं, अचानक सरकार का रातों रात फरमान आ जाता है एक्सपोर्ट बंद। किसान परेशान, इंडस्ट्री परेशान। हमारे हर चीज रिएक्टिव होती है क्योंकि हर चीज में हम पॉलिटिकल माइलेज देखना चाहते हैं। हम प्रोसेस नहीं बना रहे हैं, हम सिस्टम नहीं बना रहे हैं, हम हर निर्णय में पॉलिटिकल माइलेज देखते हैं। इसीलिए हमें रिएक्टिव होना पड़ता है कि इस निर्णय का पॉलिटिकल फायदा कब, कहां, किस चुनाव में होगा, उसके आधार पे हम पॉलिसीज बनाते हैं। 140-45 करोड़ का देश ऐसे नहीं चलता है, ये हमें समझना होगा। सो पॉलिसीज आर रिएक्शन ड्रिवन, नॉट एंटिसिपेशन ड्रिवन। इसका मतलब नो प्री बिल्ड वॉर कंटिजेंसी फ्रेमवर्क की। अगर लड़ाई हुई, तेल नहीं आया तो हम क्या करेंगे? कल को मान लीजिए चाइना ने आपको केमिकल देने से मना कर दिया, तब आप क्या करेंगे? कल को आप और जो चीजें इंपोर्ट करते हैं, इलेक्ट्रॉनिक पार्ट्स चाइना ने देने से मना कर दिया, तब आप क्या करेंगे? ये एंटिसिपेशन क्यों नहीं है? सब कुछ ठीक रहेगा ये मान के आप प्लान नहीं कर सकते। नो ऑटोमेटिक स्टेबलाइजेशन फॉर ऑयल शॉक्स एंड इंडिया मैनेजेस क्राइसिस वेल बट प्रिपेयर्स लेटर। और ये मैं हमेशा से कहा है कि जब हमारे सिर पे पड़ती है ना, तब हम जागते हैं और तब रास्ता ढूंढते हैं। तो ईरान ने जो हमारा एक्सपोजर किया है पूरी दुनिया के सामने, दिक्कतें आएंगी। अगले 3 से 6 महीने बहुत दिक्कत आने वाली है, लेकिन हिंदुस्तान को जगाने के लिए ईरान युद्ध शायद जरूरी था। जैसे ट्रंप ने टैरिफ लगाया, तब हमने दुनिया का बाजार ढूंढना शुरू किया। जब H1 वीसा पे काम हुआ, तब हमने सोचा यहां पे हम AI पे काम शुरू करते हैं। हम कभी पहले से नहीं करते। जब तक कोई हमें हिलाता, जगाता, डुलाता नहीं है, हम तब तक सोते रहते हैं। तीसरा मुद्दा, डिप्लोमेटिक बैलेंसिंग फेलियर। हम बहुत बोलते हैं कि भारत दुनिया में सबसे दोस्त है, हम इंडिपेंडेंट हैं, हमारी स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी है। आप पूरी दुनिया का मीडिया उठा के देख लीजिए,
लोग कह रहे हैं भारत की फॉरेन पॉलिसी जब खड़ी होनी चाहिए थी दुनिया के सामने, भारत फेल हुआ। इस समय ईरान ब्रिक्स नेशन है, भारत इस समय ब्रिक्स की अध्यक्षता कर रहा है। एक स्टेटमेंट भी भारत की तरफ से नहीं आया कि ईरान युद्ध गलत हुआ, और ब्रिक्स का मेंबर है ईरान, तो हम किसके साथ हैं? यह पूरी दुनिया में चर्चा का विषय है कि भारत की विदेश नीति बहुत ही गलत ढंग से मैनेज हो रही है। जब आपको खड़ा होना चाहिए था तब आप सो रहे हैं, जब आपकी जरूरत नहीं होती तब आप वहां पहुंच जाते हैं जहां आपको नहीं पहुंचना चाहिए था। इसका खामियाजा आने वाले दिनों में भारत की विदेश नीति को उठाना पड़ेगा। लोग हमें सीरियसली नहीं लेंगे, लोग यही सोचेंगे ये सिर्फ अपने मतलब की बात करते हैं, ये किसी का साथ देने लायक नहीं है। और ये चीज रशिया भी देख रहा है, चाइना भी देख रहा है, ईरान भी देख रहा है, सारे गल्फ देश देख रहे हैं, सारा अफ्रीका देख रहा है कि भारत क्या कर रहा है। आप ब्रिक्स के नेता हो, इस समय आप चुप क्यों हो? जब आपकी जरूरत है आप मुंह नहीं खोल रहे। तो इसका मतलब इस समय भारत की विदेश नीति पे बहुत चैलेंजेस हैं। इंडिया रिड्यूस लिवरेज विद ईरान, स्ट्रेंड न्यूट्रल पोजीशन। आप कहने को न्यूट्रल हो लेकिन आप नहीं बोल रहे, तो इससे पता लगता है आप न्यूट्रल नहीं हो। एंड एनालिसिस शोज इंडिया शिफ्ट टुवर्ड्स यूएस इजराइल अलाइनमेंट एंड इट्स रिड्यूसेस इंडियाज फ्लेक्सिबिलिटी। कि आप बोल नहीं पा रहे इजराइल और अमेरिका के खिलाफ। इसका मतलब जो आपका स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी की आज तक जो आप बात कर रहे थे वो कागजों तक रह गई है। पहले आप ईरान के साथ थे, गल्फ के साथ थे, अमेरिका के साथ थे, आप सबको साथ लेके चलते थे। लेकिन पिछले कुछ समय से दुनिया ये कह रही है कि आप इजराइल और अमेरिका की गोदी में जाके बैठ रहे हो, आप चाहे कहो या ना कहो, लेकिन दुनिया ये कह रही है। इसका मतलब आपके पास जब दुनिया में क्राइसिस होता है आपके पास ऑप्शंस लिमिटेड है, तब आप स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी की बात नहीं कर सकते। रुपए एंड एक्सटर्नल सेक्टर वीकनेस, जैसा मैंने आपसे कहा 3.5% रुपया गिरा है, और साथ ही साथ जो हमारे निवेशक हैं, जिस तरह से स्टॉक मार्केट लगातार गिर रहा है, इससे लोगों को लग रहा है कि शायद भारत में स्टॉक मार्केट सुरक्षित नहीं है। लोग वापस अमेरिका जा रहे हैं क्योंकि यहां पे जिस तरह से ऑयल शॉक है, जिस तरह से क्राइसिस होगा, दाम बढ़ेंगे, सरकार की तरफ से बहुत सारे कानून और रिस्ट्रिक्शंस आएंगे, प्रॉफिटेबिलिटी घटेगी, कंपनियों को ऑपरेट करने में दिक्कत होगी, एनर्जी नहीं मिलेगी तो कैसे काम चलेगा। तो बेहतर है कि पैसा निकालो और अपने अपने देश चले जाओ। ये सोच के काम कर रहे हैं जो इन्वेस्टर्स हैं वो। इसका मतलब जब सब ठीक होगा तब वापस आ जाएंगे, अभी भारत में रहने की जगह नहीं है। क्यों? क्योंकि हमारे यहाँ ऑयल इंपोर्ट है और फॉरेन कैपिटल भी हमारे यहाँ नहीं आ रहा है, एफडीआई भी नहीं आ रहा। हम कितना भी बोलते रहे चाइना +1 पॉलिसी, हमसे ज्यादा एफडीआई छोटे से वियतनाम में जा रहा है, बाकी देशों में जा रहा है। आज चाइना को दुनिया कितनी भी गाली दे ले, आज भी साल में 170-180 बिलियन डॉलर का एफडीआई आज भी चाइना जा रहा है, भारत नहीं आ रहा है। तो हम अपने यहाँ पे कुछ भी बोलते रहे, जब आप दुनिया के नक्शे में भारत को देखते हो तो हम चाइना +1 नहीं दिख रहे हैं दुनिया को। इस बात को समझना होगा। इसका मतलब हमारा जो एक्सटर्नल वल्नरेबिलिटी है, नॉट स्ट्रक्चरली फिक्स्ड, हमने इसको ढंग से किया नहीं, क्योंकि हमने जितने भी कानून बदले हैं वो खानापूरी है। भ्रष्टाचार पहले से ज्यादा है। आप किसी राज्य सरकार में चले जाइए, किसी सरकारी डिपार्टमेंट में चले जाइए, हर व्यापारी बोल रहा है भ्रष्टाचार पहले से ज्यादा है। ये बात ठीक है, मंत्री इन्वॉल्व नहीं है, सरकार डायरेक्टली इन्वॉल्व नहीं है, लेकिन भ्रष्टाचार के कई नई तरीके हैं। जरूरी तो नहीं है ना कि मंत्री कैश रिसीव करे उसी को भ्रष्टाचार बोलोगे। और बहुत तरीके क्रिएटिविटी कर ली है पैसा कमाने के लिए। जो लोग व्यापार में वो जानते हैं कि क्या हो रहा है। तो ये कहना कि सब कुछ ठीक है, ये दुनिया को दिखता है। इसका मतलब एक्सटर्नल वल्नरेबिलिटी नॉट स्ट्रक्चरली फिक्स्ड। जो हमारा करंट अकाउंट डेफिसिट है सेंसिटिव टू ऑयल, तेल के दाम बढ़ेंगे, हमारा घाटा बढ़ेगा। इस समय गल्फ में क्राइसिस चल रहा है, रेमिटेंस जो आता था वो नहीं आएगा, घाटा और तेजी से बढ़ेगा। डोमेस्टिक कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन बढ़ेगी, चाइना की कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन बढ़ेगी, तो हमारा इंपोर्ट बिल और बढ़ेगा। और एक्सपोर्ट हम कर नहीं पा रहे हैं,
हमारे लिए समस्याएं काफी हो जाएंगी। और उसके साथ करेंसी लैक्स रेजिलियंस, हमारी जो करेंसी है उसकी कोई स्टेबिलिटी नहीं है, और करेंसी की स्टेबिलिटी तब तक नहीं आएगी जब तक हमारा मेक इन इंडिया स्ट्रांग नहीं होगा। 2015 में हमने मेक इन इंडिया लॉन्च किया था, हम कहां पहुंचे? हम सिर्फ असेंबली लाइन बनाई है, इंपोर्ट करते हैं और यहां पे प्रोडक्ट बनाते हैं, उसको असेंबल करके बेचने का प्रयास करते हैं। गवर्नेंस प्रॉब्लम क्या रही? सिंगल ज्योग्राफी, मिडिल ईस्ट पे हमारा फॉरेन रेमिटेंस और पेट्रोल दोनों वहीं पे डिपेंडेंट रहा, और ग्लोबल सप्लाई चेन में हमारा कोई रोल नहीं। हम कहीं सप्लायर है ही नहीं, हम सिर्फ बायर हैं। हम बोलते रहे कि इंडिया विल बी एक्सपोर्ट ओरिएंटेड इकोनॉमी, ये पॉलिटिकल स्टेटमेंट है। पूरी दुनिया में आप किसी भी इंटरनेशनल फोरम पे चले जाइए, इंडिया इज ए मार्केट। दुनिया में कोई इंटरनेशनल फोरम में भारत को सप्लायर के रूप में नहीं देखता है, इस बात को आप समझ लीजिए। तो जब हम इंपोर्टर हैं तो दुनिया कैसे मान लेगी कि हम एक्सपोर्टर? इसका मतलब हमने रिडंडेंसी भी प्लान नहीं करी है कि अगर क्राइसिस होगा तो हम उसको कैसे मैनेज करें। अब हम बात करते हैं फूड सिक्योरिटी की। भारत कृषि प्रधान देश है, बिल्कुल सही है, क्योंकि सबसे ज्यादा लोग वहीं पे काम करते हैं, इसीलिए हम कृषि प्रधान। इसलिए नहीं कि भारत में खाद्य सुरक्षा है। कार्बोहाइड्रेट मतलब गेहूं, चावल, चीनी, मक्का, इसको छोड़ के बाकी इस देश में हर चीज की कमी है। अब आप कहेंगे ऐसा कैसे? खाने का तेल हम 65 से 70% आयात करते हैं। जितना हम जलाने का या क्रूड ऑयल इंपोर्ट करते हैं एनर्जी के लिए, फ्यूल के लिए, करीब करीब उससे 10% कम ही हम खाने का तेल आयात करते हैं। दालों के दाम ना बढ़ जाएं इसलिए साल में हम करीब 4 से 5 बिलियन डॉलर के आसपास की दालें आयात करते हैं। नहीं तो दालों के दाम 200 से ऊपर पहुंच जाएंगे, फिर पॉलिटिकल इशू बनेगा। तो हमारे पास सिर्फ कार्बोहाइड्रेट है और वो ज्यादा है, इसीलिए हम उसको इथेनॉल बनाने में इस्तेमाल कर रहे हैं। तो हमने कार्बोहाइड्रेट पैदा किया, उससे इथेनॉल बनाया, ये हमारा मॉडल है। और अब कार्बोहाइड्रेट पैदा करने के लिए जो फर्टिलाइजर चाहिए वो भी हमें नहीं मिल रहा, क्योंकि पहले हम फर्टिलाइजर आयात करते थे और गैस आयात करते थे जिससे हम फर्टिलाइजर बनाते थे। तो फर्टिलाइजर बनाने के कारखानों को गैस चाहिए, वो नहीं मिल रही, और फर्टिलाइजर नहीं मिल रहा। दोनों जगह हमारी चुनौतियां खड़ी हो रही है। लॉजिस्टिक्स हमारे लिए चुनौती बन गई। एडिबल ऑयल, पल्सेस, स्पाइसेस हम सब आयात कर रहे हैं, और जब तेल और गैस महंगा हो गया तो फर्टिलाइजर महंगा हो जाएगा। जब फर्टिलाइजर महंगा हो गया तो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन महंगा होगा, मतलब महंगाई बढ़ेगी, और जब महंगाई बढ़ती है तो फिर राजनीतिक असर आता है। लेकिन हमने एग्रीकल्चर में क्या किया है? पूरी एग्रीकल्चर पॉलिसी आप उठा के देख लीजिए। पहली बात तो आज तक भारत सरकार की कोई एग्रीकल्चर पॉलिसी है ही नहीं। 75 साल 80 साल होने को हैं। आप भारत सरकार की, मोदी सरकार की मेरे को एग्रीकल्चर पॉलिसी बता दीजिए कहां है? उसमें कितना एलोकेशन हुआ है, क्या पैदावार होगी, किस तारीख, किस साल कौन सा टारगेट पूरा होगा? क्या आपको कोई ऐसी एग्रीकल्चर पॉलिसी दिखी भारत की? है ही नहीं। तो जब पॉलिसी ही नहीं है तो कार्रवाई क्या होगी? इस बात को आप ध्यान, अगर आपको मिले तो आप कमेंट बॉक्स में लिखिए कि किस जगह पे है, मैं जाके डाउनलोड करूंगा, बाकी दर्शक भी देख लेंगे। आज तक मुझे तो नहीं मिली। इसके अलावा हमारा पूरा फोकस है एमएसपी पे और एफसीआई के प्रोक्योरमेंट पे। कारण, क्योंकि एमएसपी इज ए पॉलिटिकल स्टेटमेंट, हम उसके आगे निकल ही नहीं पा रहे। 3 काले कानून करके जिस तरह से किसानों ने अपने पैर पे खुद कुल्हाड़ी मारी, वो किसान ही उसकी कीमत उठाएगा। क्योंकि जैसे जैसे अंतर्राष्ट्रीय दबाव बढ़ेगा और कस्टम ड्यूटी भारत को कम करनी पड़ेगी, या नहीं भी अगर आप करते हो, तो डोमेस्टिक प्राइसेस, जिस तरह से इन्फ्लेशन होगा वो बढ़ेगा, अंतर्राष्ट्रीय बाजार में माल सस्ता मिलेगा, व्यापारी इंपोर्ट करेंगे, हिंदुस्तान के किसान से कौन खरीदेगा? ये बहुत बड़ा सवाल है। आने वाले दिनों में मैं इस पर आपसे डिटेल में चर्चा करूंगा। हिंदुस्तान में एग्रीकल्चर इज रिड्यूस्ड टू पॉलिटिकल वोट बैंक। हम सिर्फ वही नियत और कानून बनाते हैं जिससे वोट मिल जाए। इसके अलावा एग्रीकल्चर में हमारा कोई बहुत ज्यादा इंटरेस्ट है नहीं, क्योंकि प्रोडक्टिविटी, इंफ्रास्ट्रक्चर, क्वालिटी, फूड एडल्ट्रेशन, इस पे हमने कभी भी, फूड एडल्ट्रेशन और फूड क्वालिटी को लेकर आज तक 14, आप समझिए 12 साल हो गए प्रधानमंत्री जी को, हमने मन की बात में इस मुद्दे पे कभी बात नहीं सुनी।
कि भारत में मिलावट को रोकने के लिए सरकार क्या कर रही है। क्या आपने प्रधानमंत्री जी को सुना कहते हुए? क्या राष्ट्रपति के भाषण में सुना? जब सरकार ही नहीं सोच रही है तो कौन सोचेगा? इसका मतलब हमने अपनी इनपुट सिक्योरिटी, खाद और ऊर्जा दोनों हम आयातित हैं, और जो हमारी फूड सिक्योरिटी है वो भी आयातित है, तेल और दालें और मसाले। तो उगाने का चीज और खाने का चीज सब आयातित हैं, और हम बोलते हैं भारत फूड सिक्योर। क्या ये संभव है? इस पे आप सोचिए। फिर लो बफर इकोनॉमी मॉडल। जब आपके पास 140 करोड़ की आबादी, 45 करोड़ की आबादी है, तो कितना तेल, कितना खाना, कितनी चीजें, इनका बफर होना जरूरी है। बफर होगा तो पैसा भी लगेगा, स्टोरेज भी बनानी पड़ेगी, खर्चा है। लेकिन अगर आप नहीं करेंगे तो क्या आप लोगों को भूखा रखेंगे? ये बहुत बड़ा सवाल हो जाता है। इसका मतलब हमारे यहाँ पे लिमिटेड रिजर्व्स हैं, कुछ हफ्तों का इंतजाम है, महीनों का नहीं है। अगर ये लड़ाई 4 महीने चल गई, भारत की हालत खराब हो जाएगी। एंड नो डीप कमोडिटी बफर। सिर्फ एफसीआई में गेहूं चावल आपको मिल जाएगा, उसके अलावा आपके पास स्टॉक में कुछ नहीं है। इस बात को भी आपको समझना होगा। सो गवर्नेंस फ्लॉ, हम लोगों ने कॉस्ट एफिशिएंसी पे ध्यान नहीं दिया और क्राइसिस रेजोल्यूशन पे ध्यान नहीं दिया। मतलब कुल मिला के हमारे यहाँ पे झटका झेलने की क्षमता नहीं है। हम डे टू डे नीड बेस्ड काम कर रहे हैं। हमने ग्लोबलाइजेशन पे ध्यान दिया, हम अंतरराष्ट्रीय संस्था पे चले गए, सब जगह चले गए, लेकिन हमने डिपेंडेंसी के लिए हेजिंग नहीं करी। ग्लोबलाइजेशन कैन ब्रेक इंस्टेंटली, देख लिया हमने, ईरान युद्ध में देख लिया हमने, कोविड के समय हमने देख लिया था, ट्रंप के आने के बाद जो टैरिफ लगे तो हमने देख लिया था ग्लोबलाइजेशन का कोई मतलब नहीं है। तो जो सोच के आप बिजनेस प्लान कर रहे थे पिछले 10 साल से, वो नहीं होगा। ट्रेड रूट्स, एनर्जी फ्लो डिसरप्शन, कभी आपको हूती का प्रॉब्लम आता है, अब तो होर्मुज का प्रॉब्लम है, फिर कोविड का प्रॉब्लम है, सप्लाई चेन की प्रॉब्लम तो थी। हमने क्या सीखा? ये अपने आप में सवाल है। अगर हमने अपने यहाँ पे मेक इन इंडिया को सीरियसली लिया होता तो हमारी करेंसी इस तेजी से नहीं गिरती, हम इतना इंपोर्ट ओरिएंटेड नहीं होते जितना आज हमें। इसका मतलब सरकार ने क्या कहा? ग्लोबल सप्लाई मींस रिलायबल। अगर हम इंपोर्ट कर रहे हैं, सबको खाना मिल रहा है, मतलब भारत आत्मनिर्भर हो गया। हम डिफेंस में भी यही कर रहे हैं, पार्ट्स लाते हैं, जोड़ जाड़ के सरकार को, फौज को दे देते हैं, आत्मनिर्भर हो गए। हमने दवाइयां एक्सपोर्ट करनी शुरू कर दी, रॉ मटेरियल चाइना से आया, उसमें डब्बा भरा, उसका फॉर्मुलेशन बनाया, एक्सपोर्ट। पेस्टिसाइड में भी हम यही कर रहे हैं, ज्वेलरी में भी हम यही कर रहे हैं, इवन मोबाइल्स में हम यही कर रहे हैं। इंपोर्ट लाते हैं, यहाँ पे असेंबल करते हैं, डब्बे में पैक करते हैं और क्रेडिट ले लेते हैं कि देखो हमने इतना एक्सपोर्ट कर दिया। हकीकत ये है कि 60 से 70% इनपुट आज भी आयातित है, तो उस एक्सपोर्ट का कोई मतलब नहीं है। इसका मतलब स्ट्रैटेजिक रिजर्व्स नहीं है और हमने अपनी सप्लाई चेन पे ध्यान नहीं दिया। और रेयर अर्थ एक एग्जांपल हमारे सामने था। स्ट्रैटेजिक ऑटोनॉमी वर्सेस रियलिटी गैप। हम कहते हैं कि हमारी विदेश नीति मोदी जी को पूरी दुनिया पसंद करती है, आप जाके इंटरनेशनल मीडिया उठा के देख लीजिए। ईरान वॉर ने भारत की विदेश नीति को एक्सपोज कर दिया। हम किसके साथ? चाइना हमारी सुनेगा नहीं, रशिया हमारी सुनेगा नहीं, ईरान से हम बात नहीं कर रहे, मिडल ईस्ट आपकी सुन नहीं रहा, अमेरिका को आप समझा नहीं सकते, इजराइल के साथ तो आप गले मिल के आए हैं। कहां पे है आपकी विदेश नीति? ये दुनिया सवाल कर रही है कि इस समय ब्रिक्स का रोल था इस शांति को लाने के लिए, क्योंकि ईरान ब्रिक्स मेंबर है। हम अगर चाहते तो रोल प्ले कर सकते थे, लेकिन हमने वो मौका खो दिया। तो कहने को हम कहते हैं कि इंडिया इज ए स्ट्रेटेजिक ऑटोनोमस कंट्री, लेकिन जब लड़ाई होती है तो हमारी चॉइसेस बहुत लिमिटेड हो जाती हैं। डायस्पोरा प्लस ट्रेड एक्सपोजर कंस्ट्रेंट एक्शन, हम कुछ नहीं कर पाते। हम इतने मजबूर हो जाते हैं कि हमें लगता है कि अगर हमने कुछ बोल दिया तो कल को हमें टेक्नोलॉजी नहीं मिलेगी, हमें सप्लाई नहीं मिलेगी, हमें कुछ और प्रॉब्लम हो जाएगी। हम अंदर से डरे रहते हैं। तो फिर काय की ऑटोनॉमी? इस बात को भी हमें समझना होगा। इसका मतलब ऑटोनॉमी इज इन थ्योरी, डिपेंडेंस इज इन प्रैक्टिस। हम मजबूर हैं। तो बिगेस्ट एक्सपोजर हमारा क्या है? एनर्जी। हमारा फोकस होना चाहिए कॉस्ट एफिशिएंट, और मिसिंग एलिमेंट होना चाहिए जो है, जिसको एड्रेस करना चाहिए, वो है सिक्योरिटी। क्या हम एनर्जी सिक्योर हैं? कॉस्ट सेकेंडरी है। ट्रेड, हम ग्लोबल इंटीग्रेशन की बात करते हैं, लेकिन अगर सप्लाई नहीं आई तो हमारे पास रिडंडेंसी, अल्टरनेट ऑप्शन नहीं है।
फिस्कल चैलेंजेस, हमारा खर्चा हम बहुत कर रहे हैं, लेकिन शॉक जब लगता है, बफर के लिए हमारे पास पैसा नहीं। और साथ ही डिप्लोमेसी, मल्टी अलाइंड, जरूर है हम दोस्ती सबसे करते हैं, बात सबसे करते हैं, लेकिन क्या लोग हम पे उतना भरोसा कर रहे हैं जितना हम चाहते हैं? ये एक अलग चीज है। हमारे रिलेशनशिप में डेप्थ नहीं है। और इसके बारे में अगर आपको सुनना हो तो आप अफ्रीका चले जाइए। भारत ने बहुत वादे किए थे लेकिन किया कुछ नहीं। वहां के नेताओं से मिलिए, हम कॉन्फ्रेंसेस में जाते हैं, मिलते हैं, लोग यही बोलते हैं कि भारत की तरफ से वादे बहुत हो जाते हैं लेकिन ग्राउंड पे वो कुछ नहीं करते। चाइना के साथ अलग है, वो बोलते कुछ नहीं है लेकिन करते सब कुछ। इसीलिए भारत को लोग ज्यादा सीरियसली नहीं लेते। हाँ, आप डेमोक्रेसी हो, पंगा कोई नहीं करेगा। क्यों? भारत एक बाजार है, हर एक इंसान को बाजार चाहिए, इसलिए वो भारत से दोस्ती रखते हैं। लेकिन क्या मजबूरी में वो भारत के तरफ देखेंगे? ये एक अलग सवाल हो जाता है। सो ईरान वॉर प्रूव्ड इन वन लाइन, इंडिया इज हाई ग्रोथ बट हाई डिपेंडेंस इकोनॉमी। हमारे यहाँ ग्रोथ है लेकिन हम हाईली डिपेंडेंट है दूसरों पे, हम आत्मनिर्भर नहीं है। ईरान वॉर ने ये बता दिया है। तो इसका मतलब स्ट्रेटेजिक इंसाइट हमें क्या मिल रही है? ऑयल इज नाउ वेपन, ज्योग्राफी इज अ रिस्क एंड डिपेंडेंस इज अ वल्नरेबिलिटी। और ये सब चीजें हमारे सामने हैं। इसका मतलब अगर मैं इसको और कहूं कि इंडियाज गवर्नेंस इज नॉट वीक, मैं नहीं कह रहा कि सब कुछ खराब है, ये नहीं कह रहा हूं, बट इट इज नॉट बिल्ट टू हैंडल क्राइसिस। हम क्राइसिस के लिए तैयार नहीं है। हम लोग विश लिस्ट बनाते हैं कि ये हमें सब कुछ चाहिए, लेकिन हमारे यहाँ एग्जीक्यूशन नहीं होता। क्लासिक एग्जाम्पल, मेक इन इंडिया, एजुकेशन पॉलिसी, न्यूक्लियर पावर, आप जितने स्ट्रेटेजिक बड़े बड़े काम थे, आप देखिए कि कहां है उनकी प्रोग्रेस, कहां गया वो सब कुछ, हम क्यों नहीं कर पा रहे, इसको समझना जरूरी है। सो फाइनल वर्डिक्ट अगर आप मेरे से पूछें तो मैं ये कहूंगा, इंडियाज गवर्नेंस मॉडल नीड्स रीलुक एंड इट हैज टू बी एफिशिएंट एंड कंप्लीट। स्पेलिंग मिस्टेक है। एंड 150 करोड़ पॉपुलेशन कैन नॉट be at the mercy of mood swings. And what India must change in governance is India first policy, energy first policy, not price first. पहले आप सिक्योरिटी देखो, प्राइस बाद में देखना। इस तरह से आपको प्लान करना होगा। रेजिलियंस फर्स्ट ग्लोबलाइजेशन, पहले आप आत्मनिर्भर बनिए, ग्लोबलाइजेशन की बात बाद में करिए। स्ट्रेटेजिक रिजर्व्स, फूड, फर्टिलाइजर, ऑयल, सिर्फ ऑयल के रिजर्व से काम नहीं चलेगा, खाने का तेल भी रिजर्व में चाहिए, दालें भी चाहिए, फर्टिलाइजर भी चाहिए, आपको रेयर अर्थ मैग्नेट्स भी चाहिए, दवाइयों के रॉ मटेरियल भी चाहिए, बहुत कुछ चाहिए। आप 145 करोड़ की आबादी हैं। और बैलेंस्ड डिप्लोमेसी, हमने ईरान के साथ जो किया ये दुनिया देख रही, इवन वेस्टर्न मीडिया कह रहा है भारत फेल हुआ है। एंड इंपोर्ट सब्सटीट्यूशन इन क्रिटिकल एरियाज, हम आज कुछ भी बोले, हमारा अक्रॉस द बोर्ड सेक्टर, इस पे मैंने एक वीडियो बनाया था, आप जाके देख सकते हैं, हु कंट्रोल्स इंडियाज एक्सपोर्ट्स। उसमें मैंने सेक्टर वाइज एनालिसिस किया था। हमारा जितना एक्सपोर्ट है, अगर चाइना सप्लाई देना बंद कर दे, हमारा एक्सपोर्ट आधा भी रह जाएगा। हम क्या बेचेंगे? हम सिर्फ बेचेंगे जो भगवान ने दिया है। चावल दे देंगे, गेहूं दे देंगे, मछली दे देंगे, जो नेचुरल प्रोडक्शन है, या रॉ मटेरियल मिनरल्स दे देंगे। हमारे यहाँ वैल्यू एडिड प्रोडक्ट जितना हो रहा है उसका रॉ मटेरियल चाइना से आ रहा है। So bottom line is, the Iran was revealed where India is already weak. ये नई चैलेंज नहीं है, ऑलरेडी भी ये प्रॉब्लम्स है हमारी इकोसिस्टम में, लेकिन हम उसको देख नहीं रहे थे। तो कहने का मतलब ये है, द ईरान वॉर, ट्रुथ अबाउट इंडिया ऑल्सो एक्सपोज्ड। ये सिर्फ ईरान की कमजोरी सामने नहीं आई है, अमेरिका की कमजोरी सामने नहीं आई है, या ईरान की ताकत सामने नहीं आई है, भारत को भी एक्सपोज कर दिया है दुनिया में। हमें इस पे काम करना पड़ेगा। चाइना भी देख रहा है, पाकिस्तान भी देख रहा है, रशिया भी देख रहा है, मिडिल ईस्ट के देश भी देख रहे हैं, अफ्रीका भी देख रहा है। इस लड़ाई के बाद भारत को बहुत कुछ दुनिया को जवाब भी देना होगा और सीखना भी होगा और घर को सुधारना भी होगा। सिर्फ कहने से कि सब कुछ ठीक है, ऐसा है नहीं। अगर ऐसा होता तो रुपया इस तेजी से नहीं गिरता। इस बात को समझिए। उम्मीद है आपको ये चर्चा पसंद आई होगी। इस वीडियो को शेयर करिए, इस चैनल को सब्सक्राइब करिए और हमें सपोर्ट भी करिए। आप अपना ध्यान रखिए। फिर मिलेंगे एक और महत्वपूर्ण मुद्दे के साथ।
आप अपने विचार कमेंट बॉक्स में दीजिए। फिलहाल वंदे मातरम।